बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रिक्वायर रिटर्न एंड द कास्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, ये शुरू करते हैं कास्ट ऑफ कैपिटल से। अच्छा, कास्ट ऑफ कैपिटल क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि कैपिटल के मेन सोर्सेज हमारे पास तीन हैं। जो मेन सोर्स है, बेसिकली तो दो है, लेकिन दो में फिर मजीद एक में फिर मजीद दो की कैटेगरी है। तो मैं आपको कुछ यूँ समझाऊंगा इसको कि कास्ट ऑफ कैपिटल को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने समझना होगा कि कैपिटल के सोर्सेस कौन कौन से हैं। सही है। हमारे पास कैपिटल के सोर्सेस कौन से हैं? एक हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल, और दूसरा हमारे पास डेट है। अच्छा, इक्विटी में हमारे पास दो किस्म के सोर्स है। एक को हम कॉमन स्टॉक बोलते हैं और दूसरे को हम प्रेफर स्टॉक बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक, प्रेफर स्टॉक, और एक डेट। जिस तरह मैंने इधर एक रफ सा बना दिया कि एक इक्विटी में हमारे पास कॉमन स्टॉक, एक प्रेफर स्टॉक और एक डेट होता है। यानी ये वो सोर्सेज हैं जहां से हम पैसे हासिल करते हैं। अभी इन सोर्सेज को कुछ ना कुछ पे करना होता है। सही है। तो जो यानी कॉमन स्टॉक को हमने कॉमन डिविडेंड देना होगा, प्रेफर स्टॉक होल्डर को हमने प्रेफर डिविडेंड देना होगा, इसी तरह आप लोगों ने डेट होल्डर को इंटरेस्ट देना होगा। सही है। तो ये रिवार्ड जो हम दे रहे हैं इन सोर्सेस को, इसको हम कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अच्छा, कास्ट ऑफ कैपिटल जो है इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। सही है। जो आप लोगों का टॉपिक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कास्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दी। और मैंने कहा ना कि अगर हम इनको इंडिविजुअली करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक क्या है, एक कास्ट ऑफ इक्विटी है यानी कॉमन स्टॉक है, एक कास्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक है और एक कास्ट ऑफ डेट है। इन चारों को जब हम मिलाते हैं तो उससे ये बनता है दी ओवरऑल कास्ट ऑफ कैपिटल इज वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सही है। अब ये क्या चीज है इसकी समझ आपको आएगी, लेकिन सबसे पहले ये एक एग्जांपल देख ले। जो मैंने आपको तीन टाइप बता दिए कि हमारे पास टाइप ऑफ फाइनेंसिंग तीन है। एक डेट है, एक प्रेफर स्टॉक है और एक कॉमन स्टॉक है। फॉर एग्जांपल, मैंने डेट जो है कर्जा लिया है 35 मिलियन का, और प्रेफर जो है वो 15 मिलियन है, और कॉमन स्टॉक जो है वो 50 मिलियन है। अच्छा, वेट किस तरह इस्तेमाल होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वेट को कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ये कास्ट, ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, सिर्फ मैं इधर वेट कैलकुलेट करने का बता रहा हूं कि वेट आप इस तरह कैलकुलेट करो। आप इन सब कैपिटल को जमा कर लोगे, 100 आया। अभी 35 को 100 पर डिवाइड कर लो तो 35% आ जाएगा, 0.35। यानी 35 को 100 पर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। 15 को 100 पर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। 50 को 100 पर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वेट आ जाएगा। वेट हमेशा 100 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने सिर्फ ये देखा कि तीन किस्म के फाइनेंसिंग होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है कास्ट ऑफ डेट। कास्ट ऑफ डेट। कास्ट ऑफ डेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द लेंडर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, ये वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कर्जा यानी वो फाइनेंसिंग जो कर्जे से हम हासिल करते हैं। अच्छा, कास्ट ऑफ डेट का फार्मूला आप इसको KD भी लिख सकते हो, कुछ लोग KI लिख सकते हैं, लेकिन KD ये लोग KD इधर ये लिखा है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सही है। मैं इसका फर्क आपको समझाता हूं। अच्छा, KI इस स्लाइड्स में कास्ट ऑफ डेट के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इस KI और इस KD में क्या फ़र्क है? ये KI जो है इसको हम इफेक्टिव कास्ट ऑफ डेट भी कहते हैं। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है KI में कि आप कास्ट ऑफ डेट से टैक्स की जो इफेक्ट है वो माइनस कर लो। क्यों?
क्योंकि जो कास्ट है, कास्ट ऑफ डेट है या जो डेट है जिस पर इंटरेस्ट लगता है वो टैक्स अदा करने से पहले ही मिन्हा हो जाता है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये केडी जो है इधर जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो या इसको आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स या कास्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। के आई क्या हुआ, के आई जो है ये कास्ट ऑफ डेट है आफ्टर टैक्स और ये के डी कास्ट ऑफ डेट है बिफोर टैक्स। अच्छा, कास्ट ऑफ डेट मालूम करने के लिए यानी के आई मालूम करने के लिए क्या लिखोगे, के डी इंटू 1 माइनस टी। अच्छा, मैं स्टूडेंट को आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी। ये मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा। ये मैं अक्सर इस तरह लिखता हूँ, के डी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी। आप लोगों को जो आसान लगे वही इस्तेमाल कर ले, सही है। तो ये के आई जो है कास्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, के डी इंटरेस्ट हुआ 1 माइनस टी। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल आप लोग देख ले कि एक एग्जांपल इस पर है कि एज्यूम दैट बास्केट वंडर, ये कंपनी का नाम है, 1000 पार वैल्यू 0 कूपन बॉन्ड आउटस्टैंडिंग। बॉन्ड जो है ये हमारा कर्जा है, 1000 पार वैल्यू इसकी है। BW bonds are currently trading at 385.54 with 10 year to maturity। सही है, ये आज जो है ट्रेड हो रहा है कितने पर, ये ट्रेड हो रहा है 385 with 10 year to maturity। अच्छा, BW टैक्स ब्रैकेट इज 40%। सही है, तो भी आप यानी इसको किस तरह उसी अपने फार्मूले में इसको लिख लो कि के डी के आई इज इक्वल टू के डी इंटू 1 माइनस टी। सही। अच्छा, आपको क्वेश्चन में देख, मैं दोबारा चला जाता हूं कि जो इस सवाल में अभी आपको इंटरेस्ट नहीं गिवन, इस सवाल में क्या गिवन नहीं है, इस सवाल में इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट मालूम कर लो। तो इंटरेस्ट किस तरह मालूम करोगे, बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है जब इंटरेस्ट नहीं गिवन। सही, तो आप प्रेजेंट वैल्यू और जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है उसको 1 प्लस के डी डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला इसका है। तो इसकी मदद से आप इसका इंटरेस्ट मालूम कर सकते हो। देख, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई तो आपका इंटरेस्ट जो आ गया वो 10%। लेकिन ज्यादातर सवालों में ये इंटरेस्ट गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो फिर इस फार्मूले की मदद से आप मालूम करोगे कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 0 प्लस 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस के डी की पावर 10। 0 कूपन बॉन्ड है, तो सही है, तो इस पर कूपन नहीं है। आप जब 0 कूपन बॉन्ड हो तो इस 0 की पिक पर कोई अहमियत ही नहीं है। तो 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस के की पावर 10, इसकी मदद से आप इंटरेस्ट मालूम कर सकते हो। मैंने आपको पहले कहा कि इंटरेस्ट अक्सर गिवन होगा, लेकिन इस सवाल में गिवन नहीं है, तो ये 10% इंटरेस्ट हुआ। अभी आप क्या के आई यानी कास्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इक्वल होगा के डी जो इंटरेस्ट है इंटू 1 माइनस टी। तो पुटिंग कर ले तो 1 माइनस यानी टैक्स 40% है, तो के आई यानी कास्ट ऑफ डेट जो है ये आपके पास आ जाएगा 6%। अच्छा, कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बहुत ही आसान है। कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रेफर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसका मॉडल बहुत आसान है। के पी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय प्राइस। सही, जिस तरह ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इस लोगों ने आउटस्टैंडिंग इसका जो प्रेफर्ड स्टॉक है 100 वैल्यू है, डिविडेंड इस पर दे रहा है 6.3 एंड द करंट मार्केट प्राइस, अच्छा करंट मार्केट प्राइस लोग 70। तो के पी यानी कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इक्वल होगा डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस। तो डिविडेंड कितना है 6.3 और प्राइस कितना है 70। तो पार वैल्यू नहीं लेनी होगी, प्राइस लेना होगा 70 करंट प्राइस। तो कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आपके पास आ गया है 9%। सही। अच्छा, इसके बाद कास्ट ऑफ इक्विटी है वो दूसरे लेक्चर में होगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें मजीद मॉडल है, तो उन मॉडल को हम फिर डिस्कस भी करेंगे। सही है, तो इस पर प्रैक्टिस कर ले। अच्छा, कास्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में एक और बाज़ औक़ात आपको फ्लोटेशन कास्ट दिया गया होगा। सही है, तो जब फ्लोटेशन कास्ट दिया होता है तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लिखवाता हूँ। फिर के पी इक्वल होगा डी यानी डिविडेंड डिवाइड बाय पी इंटू 1 माइनस एफ। सही है, फिर ये वाला मॉडल इस तरह बनेगा।
सही है, सॉरी ये वाला मॉडल यानी के पी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय पी इंटू 1 माइनस एफ। सही है, तो फिर क्या होगा, यानी फ्लोटेशन कास्ट किसे कहते हैं? फ्लोटेशन कास्ट जब आप ये शेयर इशू करते हो तो उस पर जो प्रिलिमिनरी खर्चे वगैरह आते हैं, सही है, इब्तिदाई, उसको हम फ्लोटेशन कास्ट कहते हैं। तो फिर आप लोगों ने ये वाला मॉडल इस्तेमाल करना होगा। सही है, ये वाला मॉडल, ये अच्छा, ये इधर तक काफ़ी। और नेक्स्ट जो कास्ट ऑफ इक्विटी है या कॉमन स्टॉक है, उस पर फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू जी। अगर आप लोग कोशिश कर ले कि अपनी हाज़िरी कमेंट्स में दिया करें और ये चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता चले कि जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। थैंक यू जी।